जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 1 कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स को स्टार्ट करिए, तो फिजिक्स को स्टार्ट करिए। मैंने दोस्तों फिजिक्स को स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 1 से, भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो भौतिक जगत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, या भौतिकी क्या है। ठीक है, भौतिक विज्ञान बोलिए या तो भौतिकी बोलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, दोनों सेम नेम है। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिक्स, आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा, एकदम सिंपल सा मैंने डेफिनेशन बनाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको एक या दो रिवीजन में आपको याद भी हो जाएगा। अभी मैं इसको ट्रिक भी बता दे रहा हूं कि किस तरीके से इसको आपको याद करना। ठीक है, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो भौतिक विज्ञान है वह विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान कई टाइप्स के होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान। तो यह एक शाखा ही हुआ, विज्ञान का क्या हुआ, एक शाखा हुआ। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला क्या प्रकृति, दूसरा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इतना हम समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें देखिए क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए इसके जनक, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। अगर आपसे पूछा जाए भौतिक विज्ञान के जनक कौन है तो देखिए दोस्तों आप बताइएगा न्यूटन को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे या कौन हैं, ठीक है, फिलहाल भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे, तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पे न्यूटन है। अगर आपसे बोल दिया जाए भौतिक विज्ञान या आधुनिक विज्ञान, यहां लिखिए दोस्तों आधुनिक भौतिक विज्ञान, ठीक है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपसे बोल दिया जाए आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है या कौन थे, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक दोस्तों आपको बता दूं गैलीलियो हैं। ठीक है, कौन है, गैलीलियो, और दूसरे जो हैं वो कौन है, आइंस्टीन। ठीक है, कौन है दोस्तों, आइंस्टीन है। ठीक है, ये आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं। और भौतिक विज्ञान के अगर सिर्फ जनक पूछा जाए तो न्यूटन, और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अगर पूछे जाएं तो गैलीलियो और कौन हो जाएंगे, आपके आइंस्टीन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है कि भौतिक विज्ञान कहां से लिया गया, किस शब्द से लिया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान जो है आपका ग्रीक भाषा, कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, भौतिक विज्ञान किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया है, जिसका एक शब्द है फ्यूसिस। ठीक है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। समझ में आ रहा है, भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, प्रकृति। ठीक है, कंफर्म हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझ लिया है और सब कुछ यहां पे क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए चीज है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको इसमें बता दिया क्या, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं या भौतिकी क्या है। अब हम भौतिक विज्ञान के शाखाओं के बारे में अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं आगे आपको भौतिक विज्ञान की शाखाओं के बारे में यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भौतिकी की शाखाएं,
भौतिक विज्ञान की कुल कितने शाखाएं होती हैं? तो दोस्तों भौतिक विज्ञान की कुल 6 शाखाएं होती हैं, यानी भौतिकी या भौतिक, यहां आप बोल लीजिए भौतिकी या भौतिक। ठीक है, कितने प्रकार का होता है दोस्तों? कुल 6 प्रकार का होता है। पहला होता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। दूसरा होता है ऊष्मागतिकी, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। तीसरा होता है प्रकाशिक, ऑप्टिक्स। और चौथा होता है दोलन तथा तरंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। और पांचवा होता है वैद्युत गतिकी, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। छठवां होता है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, बारी बारी से मैं आप सभी का डिफिनीशन यहाँ पे कराने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए भौतिक विज्ञान जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। भौतिकी कितनी, भौतिक की कुल कितनी शाखाएं होती हैं? कुल 6 प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक में जो भी मुझे कुछ भी पढ़ना होता है इन्हीं 6 चीजों के अंदर, यानी इन्हीं 6 के अंदर हमें सब कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, इन्हीं चैप्टरों के अंदर हमें सब कुछ पढ़ना होता है जो आपके लिखाए गए, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, दोलन तथा तरंगे, वैद्युत गतिकी, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, इन्हें यही सब आपके भौतिक के अंदर पढ़ाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब बारी बारी से मैं सब कुछ आपको बताने वाला। पहला मैं इसके हिसाब से डलवा रहा हूं यहाँ पे यांत्रिकी, ठीक है, मैकेनिक्स। चलिए पहला मैं बता देता हूं आपको यांत्रिकी क्या है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया भौतिकी की शाखाएं यह 6 प्रकार की होती हैं। तो पहला आपका था यांत्रिक, दूसरा था ऊष्मागतिकी। तो मैंने यहाँ पे 2 पहले बता दिया। मैं सबको पढ़ाऊंगा दोस्तों, जितना भी चैप्टर में है, जितने भी स्केच हैं, मैं सबको बारी बारी से बताऊंगा। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ठीक है। और एक ही वीडियो में सब एक चैप्टर में समाप्त कर दूंगा आपका। ध्यान दीजिए, पहला था यांत्रिकी। भौतिकी की शाखाएं में पहला क्या था? यांत्रिकी, यानी मैकेनिक्स। इसके अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैस के नियमों, न्यूटन के गति विषयक नियमों, या गति विषयक बोलिए या तो गति नियमों, गुरुत्वाकर्षण, राकेट नोदन, पिंडों की साम्यावस्था एवं भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यांत्रिकी के अंतर्गत आपका, इसके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस के नियमों, न्यूटन के गति विषयक नियम या न्यूटन के गति नियमों, गुरुत्वाकर्षण, राकेट नोदन, पिंडों की साम्यावस्था एवं भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? यांत्रिकी के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरा जो था ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है दोस्तों? थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में देखिए इसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसके अंतर्गत ऊष्मीय संतुलन के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा स्थानांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। उम्मीद है दोस्तों आपने इसको लिख भी लिया होगा, ठीक है, और नोट्स बना भी लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अगला हम आपको बताते हैं। ठीक है, यांत्रिकी हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, क्योंकि यह 6 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, भौतिकी की शाखाओं के अंतर्गत मैंने आपको बताया 6 प्रकार के होते हैं भौतिकी की शाखाएं। मैंने पहला और दूसरा बता दिया, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी बता दिया, ठीक है। तीसरा देखिए प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब देखिए इसके अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए इसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, इंद्रधनुष का बनना आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? प्रकाशिकी के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इंद्रधनुष का बनना आज सभी का हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चौथा पॉइंट है आपका दोलन तथा तरंगे। ठीक है, क्या? ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आदि का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? दोलन तथा तरंगों के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न जो विक्षोभ होता है उसका अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? दोलन तथा तरंगों में। ठीक है, अब देखिए विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसके अंतर्गत चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं, वैद्युत धारा, धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में
गति आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? वैद्युत गतिकी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वैद्युत, यहां देखिए नेक्स्ट है आधुनिक भौतिकी। ठीक है, विज्ञान की शाखाओं में लास्ट है 6वां नंबर आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी पदार्थ के साथ बातचीत की अंतर्निहित प्रक्रियाओं को या का प्रयास है विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों का उपयोग करना है। ठीक है, प्रक्रियाओं को, यहां प्रक्रियाओं को का प्रयास करना है। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के साधनों का उपयोग करना है। किसके अंतर्गत? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है दोस्तों, आपने सभी को लिख भी लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रकृति में मूल बल। अब आप इसके अब पढ़ेंगे दोस्तों, प्रकृति में मूल बल। ठीक है, प्रकृति में मूल बल क्या क्या होते हैं तो बता दें दोस्तों, प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के बल होते हैं। पहले आप बल की परिभाषा को जान लीजिए, उसके बाद हम मूल बल 4 प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न करता है उसे बल कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों ये मार्कर है, ठीक है, और ये इसका ढक्कन है। ठीक है, अगर हम इसे बल उत्पन्न करेंगे तो यहां पे देखिए ये बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? विरूपण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, या उसमें गति परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु खड़ी है, उस पर धक्का देंगे तो गतिमान हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है दोस्तों? बल हो जाता है। ठीक है, बिना बल के वो गतिमान नहीं हो सकता। तो जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो यह दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो मैंने यहां पहला प्रकार लिख रखा है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? यह 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। 2 पिंडों के बीच लगने वाला क्या दोस्तों? उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ चुके हैं? देखिए दोस्तों, 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कह सकते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। सीधी सीधी बात, 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कह सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ नोट्स हैं, मैंने यहां लिख रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। दुर्बल बल बोले तो सबसे कमजोर, वीक है। ठीक है, सबसे वीक बल है, वीक फोर्स। ठीक है, कह सकते हैं यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। लेकिन यह विनिमय किस विनिमय से उत्पन्न होता है उसको जान लीजिए। यह बल अनिर्धारित कण ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया मूल बल का, पहला पॉइंट मैंने बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रकृति के मूल बल में पहला मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। मैंने बताया मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं मूल बल। ठीक है, तो मैंने आपको पहला बताया था गुरुत्वाकर्षण बल। अब दूसरा मैं बता रहा हूं आपको विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। आप ये सब क्लास 10 आप पहले से ही पढ़ चुके हो। ठीक है, आवेशित कणों के बीच लगने वाला कौन सा दोस्तों? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा बल होगा? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया बल 4 प्रकार के होते हैं। 4 में पहला है आपका दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा मैंने बताया विद्युत चुंबकीय बल। अब इसके थोड़ा कुछ गुण को देख लीजिए। देखिए,
इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं विद्युत चुंबकीय बल में। ठीक है दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति को जब करंट मारता है तो क्या करता है, किसी किसी को चिपका लेता है और किसी किसी को झटक देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या कर विद्युत चुंबकीय बल में क्या होता है, इसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण, दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं विद्युत चुंबकीय बल में। ठीक है, अब देखिए दूसरा दोस्तों, यह बल आवेशित कणों के बीच फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय बल किसके विनिमय से उत्पन्न होता है, फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों मूल बल का प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा बल क्या है दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसका परिभाषा देखिए, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल नाभिक बल कहलाता है। अब इसके देखिए दोस्तों नोट्स मैंने बता दिए दोस्तों, जो मैं नोट बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यह बल न्यूक्लियनों के बीच मेसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या दोस्तों किससे उत्पन्न होता है यह बल, मेसॉनों से। फोटॉन से कौन होता है, विद्युत चुंबकीय बल। मेसॉनों से क्या होता है दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, यह बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल होता है, यानी मजबूत होता है। ठीक है, कितना, 100 गुना अधिक मजबूत होता है। किससे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल से। ठीक है, अब देखिए यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है। कौन सा बल, प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वह केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावित रहता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, प्रबल बल यहां पे हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं क्षीण नाभिकीय बल। अब देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट, क्षीण नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है दोस्तों, आपने भी क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। अब लास्ट है दोस्तों क्षीण नाभिकीय बल। अब इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल कौन सा बल कहलाता है, क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके नोट्स को आप देख लीजिए। यह बल विषाणु के विनिमय से उत्पन्न होता है। ठीक है, क्षीण नाभिकीय बल किसके विनिमय से उत्पन्न होता है, विषाणु के, यानी बोसानो को बोल सकते हैं सीधा सीधा। इंग्लिश को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो विषाणु पढ़ेंगे, हिंदी में अगर बोला जाए तो बोसानो। ठीक है, यह बल बोसानो के विनिमय से उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त यानी गायब हो जाता है। कौन सा बल, क्षीण नाभिकीय बल। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति में ऊर्जा के मूल संरक्षण। देखिए दोस्तों भौतिकी के मूल संरक्षण नियम, कुछ संरक्षण निम्नलिखित हैं। मूल संरक्षण नियम, चलिए कुछ निम्नलिखित हैं उसको मैं यहाँ समझाता हूँ। जो मूल नियम है, देखिए पहला ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो पहले ऊर्जा संरक्षण का परिभाषा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी हो तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, नियत यानी स्थिर रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ठीक है, दूसरा नियम देखिए दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका परिभाषा होगा, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो, क्या हो दोस्तों,
बल क्या होना चाहिए, शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसका बाह्य बल शून्य होना चाहिए। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो बाह्य बल होगा वह शून्य होना चाहिए, तो यह रेखीय संवेग संरक्षण का क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि किसी कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, अब बल आघूर्ण यहां पे क्या होना चाहिए, शून्य। इसमें बाह्य बल शून्य हो रहा था, इसमें बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी स्थिर रहता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का निकाय है। समझ में आ गया दोस्तों। तो सभी इसमें परिभाषा था, इसलिए मैंने सब थोड़ा फास्ट करा दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाला चीज़ नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा समझाया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।